सभी लोग ये मैप बनाना शुरू कीजिए। आज का हम लोगों का टॉपिक है यूरोपियों का आगमन या अराइवल ऑफ यूरोपियंस। ठीक है, हम लोग ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। अभी मुझे आप 1-2 दिन का टाइम दीजिए। पॉलिटी, क्योंकि मेरा मीडियम इंग्लिश है गाइस, बातें नहीं होनी चाहिए अब, क्योंकि मेरा मीडियम इंग्लिश है तो मुझे हिंदी का कंटेंट जो है इकट्ठा करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो आप 1-2 दिन का मुझे टाइम दीजिए, जैसे ही मेरे पास कंटेंट आता है, ताकि आप लोगों को कोई लॉस ना हो उसमें। ठीक है, अभी जब तक 1-2 दिन के लिए हम लोग मॉडर्न करते हैं, नेक्स्ट वीक से आपकी मॉडर्न और पॉलिटी दोनों स्ट्रीमलाइन हो जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चेयर नहीं है, आसपास भी नहीं है, क्लासेस चलाने को क्योंकि छुट्टी आ रही है यूनिवर्सिटी। अब हम आसपास लैब है, अब एक क्लास करनी है, क्लासेस चलवाएगी तो अब बच्चे को ये है कि देखो अगर कहीं सेटल डाउन हो सको तो चलिए मैप बनाना शुरू कीजिए सभी लोग। मेरे हिस्ट्री में भी मैप रहते हैं और वो आप लोग की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट एंशिएंट मिडीवियल उसमें भी हम लोग अगर मैप बनाए और मैप बना के चीजों को समझे तो हमारे लिए अच्छा रहता है। तभी आप लोगों को लोकेशंस का पता चलता है और आपको ये पता चलता है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। चीजें लंबे टाइम तक दिमाग में रहती हैं, इसलिए कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा आप लोग मैप वर्क करें, चाहे वो आप लोगों का ज्योग्राफी है चाहे आपका हिस्ट्री है। क्योंकि जब तक, जैसे मान लीजिए आप एंशिएंट इंडिया कर रहे हैं और जब तक आपको मगध की लोकेशन नहीं पता होगी, आपको अवंती की लोकेशन पता नहीं होगी, तब तक आप कोई भी आइडिया नहीं लगा पाएंगे कि किस वजह से अवंती मगध का सबसे बड़ा शत्रु था या किस तरीके से क्यों ताकतवर था, क्या लोकेशन रही है चीजों की। ऐसे ही ज्योग्राफी में अगर आपको मान लीजिए ओशंस पढ़ा रहे हैं, इंडियन ओशन पढ़ा रहे हैं, अटलांटिक ओशन पढ़ा रहे हैं, उसमें सरगोसा सी के बारे में बात कर लिया या मरियाना ट्रेंच की बात कर ली, तो जब तक आपको ओशंस की लोकेशन नहीं पता होगी आप लोग नहीं कर पाओगे उस चीज को। तो मैप प्रैक्टिस आप लोग, अभी आप लोगों ने प्रिपरेशन शुरू करी है तो भी आप लोग करते रहिए उसको, ठीक है। आप लोग बाहर कोई इतना करके चेक कर लो, अगर इधर उधर कोई चेयर हो तो ले आओ। अब इसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूँ। डन? यस मिनट, ठीक है।
कम है। आप लोग के सीक्वेंस जो है ये लिख लीजिए अपने पास। जो भी वनडे एग्जाम रहते हैं ना, उसमें कई बार इनसे क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन पहले आया या इसका ऑर्डर क्रोनोलॉजिकली लगाने के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट है फॉर वनडे एग्जाम, नॉट फॉर यूपीएससी, मे बी फॉर यूपीएससी बट फॉर एनी यूपीपीसीएस एग्जाम या जो भी वनडे एग्जाम रहते हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है सीक्वेंस आप। चलिए देखिए, कुछ चीजें आपको आज हो सकता है थोड़ी ऐसी लगे कि रिपीट हो रही हैं, क्योंकि कल मैंने पूरा आपको मॉडर्न इंडिया का क्रोनोलॉजी बता दिया था, इवेंट्स थोड़े थोड़े बता दिए थे, वो आगे वैसे ही आते रहेंगे। लेकिन अब हम हर एक इवेंट को, हर एक चीज को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि जो रोमन साम्राज्य है या रोमन एम्पायर है, पहले ये वाला जो एरिया था ना, ये जो एरिया आप लोग देख रहे हैं इतना, इस पूरे में लगभग, हम अभी आज पुर्तगाल के बारे में पढ़ेंगे। जो रूट निकाला है वास्को डी गामा ने वो ये था, यहाँ पे कहीं आप काल देख सकते हैं। सिर्फ समझने के लिए है ये, ठीक है, सिर्फ समझने के पर्सपेक्टिव से। देखो, रोमन साम्राज्य जो था वो लगभग इस पूरे एरिया में, इस पूरे क्षेत्र में रोमन एम्पायर पहले हुआ करता था। तो रोमन एम्पायर जब पहले हुआ करता था, तो जैसे आपका रेड सी वाला एरिया है, लाल सागर जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये वाला जो क्षेत्र है, फिर बाद में स्वेज कैनाल और ये सब तो बाद में बना है। रेड सी का एरिया हुआ आपका लैंड रूट जो रहा, उन सब से यूरोप जो है इंडिया के साथ कनेक्टेड था और लगातार हमारे प्राचीन काल से यहाँ पे व्यापार होता रहता था। तो भारत के मसाले, सिलोसिस, कॉटन, कपास, ठीक है, सूत और खासकर जो काली मिर्च होती है ना, उसकी वहाँ पे बहुत ज्यादा डिमांड थी, क्योंकि ठंडा इलाका था और जो भी मतलब ये लोग खाना खाते थे उसको लंबे वक्त के लिए सुरक्षित रखने के लिए, प्रिजर्व रखने के लिए मसालों की आवश्यकता होती थी। जब रोमन साम्राज्य का पतन हो गया, विघटन हो गया, तो यहाँ पे आप मान लीजिए ये टर्की वाला एरिया है, तुर्की है, भाई लड़के अपनी चेयर कोई एक आधी छोड़ दो, लड़कियों को बैठने दो। अगर आपको आइडिया है तो यार ले आओ। हाँ, देखो सुनो, अगर सामने ज्यादा चेयर है तो ज्यादा चेयर अरेंज करो, नहीं तो फिर मैं सबसे बात करती हूँ। आप में से भी कोई एक चला दो, देखो एक बार अरेंजमेंट कर देते हैं बैठने का ना। अब अगर उनके आने से पहले मैंने शुरू किया तो फिर वो गलत था, इसलिए आज आप रुको, आज थोड़ा सा इश्यू हो रहा है, तो सब लोग स्टार्ट करते हैं।
सकते हैं। देखो गाइस, एक बात बताइए, आप लोगों को पढ़ना है, यहाँ पे आप लोगों को पढ़ना है ना। अरे रुको, आप लोगों को पढ़ना है ना। अगर आज की क्लास कैंसिल होती है तो नुकसान आप लोगों का मुझसे कहीं ज्यादा है, मेरा तो कुछ नहीं जाने का है, सीधी सी बात है। मैं तो जाके अपना काम कर लूंगी। क्लास कैंसिल हुई तो नुकसान आप लोगों का है। अगर आप लोग कंफर्ट जोन में ही रहना चाह रहे हो, मतलब दिन आपके है ना, अप टू यू। कहने को मैं सर को कॉल करके कह सकती हूँ कि सर बच्चे नहीं आ रहे हैं, मना कर रहे हैं, क्लास कैंसिल कर दीजिए। क्या आप लोग चाह रहे हो क्लास कैंसिल हो जाए? मतलब नहीं है ना। आप लोग सोचो घर में ही बैठे होते हैं और क्लास कैंसिल हो जाती है तो फिर भी हमको लगता है चलो मजा आ गया। यहाँ आने के बाद क्लास कैंसिल हो गई और आप लोग वापस जाओगे तो आपका टाइम तो उतना ही खराब होगा, तो फिर फायदा क्या है? और कंपटीशन में अगर आपने अपनी टाइम की वैल्यू नहीं करी ना, तो कंपटीशन कभी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। तो बेटर है, जैसे जो ये सीट है, या आप लोगों के पास जिनके पास भी स्पेस है, थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से निकलिए। आप जानते हैं जब पेपर देने जाते हैं तो ट्रेनों में क्या हाल होता है, और हम सब लोग जनरल के डब्बों में ऐसे ही लटक के जाते हैं। हाँ, चेयर, कुछ चेयर बाहर हो गई है अरेंज, और जो यहाँ पे 3 लोग बैठे हैं जिनके पास स्पेस है, आने दो सर, कोई दिक्कत नहीं, करते हैं वो सब कर लीजिए। जिनके पास स्पेस है वो आने दो। अच्छा, जैसे आप लोग हो, आपके पास है यहाँ पे 4 लड़की एडजस्ट हो सकती है। हाँ, ये चेयर नहीं है ना, ये तो लंबी दिख रही है। तो बीच में वो नहीं है ना, जो मतलब डंडा होता है वो नहीं है ना, तुम्हारे में है। अरे बाबा, एडजस्ट कर सकते हो ना, बच्चे तो नहीं हो ना। 21 साल के, आपको नहीं कह रही हूँ मैं, जो कर सकता है वो करो तो सही। अभी चेयर आ भी रही है। देखते हैं फिर कितने बच्चे उनको एडजस्ट करेंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, रिलैक्स कीजिए आप लोग। मैम आज जो है ना समझाने का काम करा, समझ को सभी लिखने में कोई दिक्कत होगी? लिखने का कुछ नहीं, मैं समझा दूंगी। ठीक है, ठीक है, डन। जो लिखने का होगा इसी का वो नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। नो इशू, नो इशू। अब चेयर लग गई है तो बैठो तो सही, पता तो चले। आप लोग ऐसा कीजिए, जो यहाँ पे 3 लड़के बैठे हैं ना सीधी वाली सीट पे, वो चेयर पे आ जाओ और लड़कियां यहाँ पे 4 शिफ्ट हो जाओ। 4 आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग इन सीट पे आ जाओ और 4 हो जाओ, 1 पे 4 हो जाओ। गाइस आराम से बाहर आ जाइए, आप लोग इनको जाने दीजिए। जितनी आ रही है उतनी बैठ जाइए, बैठिए बैठिए। एक और आ जाएगी। हाँ, पत्ती पत्ती तो मेरे जैसी हो, टेंशन भी हो मुझे। यहाँ एक चेयर और है, अब जितने लड़के हैं वो एडजस्ट होने की कोशिश करो। है अभी 3 चेयर तो है हमारे पास, कुछ तो कोई तो आओ। गाइस शांति प्लीज, जल्दी कीजिए।
देखो आज आपकी क्लास में मैं समझाने वाला काम करवा दूंगी, ज्यादा लिखवाने का तो कुछ होगा भी तो बोर्ड का उतना नहीं रहेगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो लिखने में, लेकिन कम से कम आप शांति से सुन तो लेंगे। आप क्लास में बैलेंस नहीं, नो प्रॉब्लम, मुझे नहीं समझा, these are not good, at least not in my class, okay? सब बैठ गए? यहाँ एक चेयर और है, आपके पीछे एक चेयर और है। हो गई है ना? अब आप लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्या? कोई एक बच्चा यहाँ आ सकता है, यहाँ बैठ सकता है। टेबल भी टेबल पे तो अरे लाइव क्लास चलेगी। आप यहाँ जाओ, बैठो आराम से, वहाँ से तो बेटर है। अब सब बैठ गए ना, तो अब एडवेंचर खत्म हुआ, अब सीरियस हो जाओ। चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं हम लोग। देखिए ये चीज हम सब लोगों को पता है कि भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, अंग्रेज आए, डेन्स आए या डानिश भी इनको बोलते हैं, और फ्रांसीसी या फ्रेंच आए। लेकिन आप लोगों ने सोचा है कि सबसे पहले पुर्तगाली ही क्यों आए भारत में? अब हम लोग यूरोपियों के आने के कारण और इसी के साथ साथ ही पुर्तगालियों के आने के जो कारण थे उनको समझेंगे, ठीक है। जब भी आप कभी अपना मेंस का आंसर लिखने लगे या इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग बनाने लगे, तो आप लोगों को ये जितने भी कारण मैं बता रही हूँ, हर एक किसी यूरोपियन कंपनी या किसी यूरोपियन व्यापारियों के आने के कारण भी यही थे, और अगर पुर्तगालियों के कारण पूछे जाए तो वो भी यही, ठीक। तो हम यहाँ से इसको टॉपिक को शुरू करते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कल भी कि जो ये वाला पूरा एरिया था ये रोमन साम्राज्य के अंडर था। जब लैंड जो रूट है, जब जो स्थल मार्ग है, उससे ट्रेड व्यापार डायरेक्टली बंद हो गया, और उसके बाद जो ये रेड सी वाला भी एरिया है, यहाँ पे ये तुर्की वाला एरिया, यहाँ पे ऑटोमन और कॉन्स्टेंटिनोपल, और इसके अलावा इस पूरे क्षेत्र में अलग अलग अरब फारस और तुर्की सभ्यताएं या तुर्की साम्राज्य वो यहाँ पे बसे हुए थे। तो जितना भी व्यापार था यूरोप और इंडिया के बीच, वो इनके थ्रू हुआ करता था। तो कोई चीज जो अगर यहाँ से अरब 1 रुपए की लेता था तो वहाँ 100 रुपए की जाके बेचते थे व्यापारी, और बहुत ज्यादा मुनाफा इनको मिलता था। दूसरा, यहाँ से कोई भी अगर यूरोप से व्यापारी जाया करता था ट्रेड करने के लिए इंडिया में, तो उस पर बहुत ज्यादा कर लगाया जाता था, जो इनके लिए रेवेन्यू का बहुत अच्छा सोर्स हुआ करता था। इस वजह से यूरोपियंस को ये रहा कि हमें एक ऐसे रूट की जरूरत है, एक ऐसे रास्ते की जरूरत है, ताकि हम लोग को जो ये अरब है, अरब के जो मतलब जितने भी लोग हैं, अरब
के साम्राज्य हैं उससे हम लोग अलग एक रास्ता निकालते हैं जो डायरेक्टली हमको इंडिया के साथ ट्रेड करने में हेल्प करेगा। तो पहला कारण तो था इसका ये रोम साम्राज्य का पतन और इजिप्ट और पर्शिया, ये वाला आपका इजिप्ट वाला क्षेत्र है, ये उस टाइम पे फारस, ईरान, इराक वाला जो एरिया है ना, ये और आपका तुर्की वाला, इजिप्ट और पर्शिया में इनके अगेंस्ट रहने वाले, इनके विरुद्ध रहने वाले साम्राज्य थे। ठीक है, आप लोगों ने क्रूसिफिकेशन के बारे में अगर सुना हो तो ये एक वॉर, एक युद्ध की बात होती है, मतलब ऐसा कोई वैसी वॉर नहीं है, लेकिन इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म, इनके बीच में हमेशा से पूरा, मतलब अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री उठा के देखेंगे, एक युद्ध रहा है। किस चीज के लिए? अपने अपने धर्म के प्रचार के लिए। तो इनके बीच में ज्यादा शत्रुता थी। हम बोलते हैं कि मतलब जैसे इंडिया में कहा जाता है कि हिंदू और मुस्लिम, बाकी वर्ल्ड सिनेरियो में देखें तो क्रिश्चियनिटी और इस्लामिक कंट्रीज, इनके बीच में हमेशा से आपस में अनबन रहती थी, प्रॉब्लम रहती थी। तो इनको काटने के लिए ये लोग डायरेक्ट जो है ट्रेड रूट ढूंढना चाहते हैं। ओके, तो ये तो एक, हम अगर इसके रीजन में देखो तो ये पहला हमारा रहेगा कमर्शियल, इकोनॉमिक, कुछ भी आप इसको बोले, या फिर आर्थिक कारण। समझे? डायरेक्ट सीक्रेट लिंक जो है ढूंढने का। दूसरा कारण जो इसका था वो था यूरोप के अंदर पुनर्जागरण और मानववाद की संकल्पना। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेनेसांस ह्यूमनिज्म। ठीक, देखिए रोम साम्राज्य के पतन के बाद अगर आप यूरोप का एंशिएंट मिडीवियल हिस्ट्री उठा के देखते हैं ना, तो यहाँ पे चर्च जो है उसका बहुत ज्यादा स्वामित्व था, और जो पूरा का पूरा मतलब सिस्टम इस तरीके का था, सामंतवादी व्यवस्था जिसको बोलते हैं ना, सामंती व्यवस्था, वो यहाँ पे होती थी। बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस लोग थे और बहुत सारी ऐसी चीजें थी। लेकिन ये जो वक्त था आपका 1500-1600 के आसपास का, इस टाइम पे जो यूरोप है इसमें पुनर्जागरण और मानववाद, इनकी संकल्पनाएं चल रही थी। पुनर्जागरण का मतलब है दोबारा से जागृत होना, शाब्दिक जो इसका अर्थ है। पुनर्जागरण जो है इसका मतलब है रिवाइवल, यानी कि लोग जो है वो दोबारा से जागृत हो रहे थे। लोगों के अंदर कुछ मतलब कहते हैं ना, साइंस और एडवेंचर को लेके, तकनीक को लेके, विज्ञान को लेके जिज्ञासाएं आ रही थी। मैप का कह लीजिए, कार्टोग्राफी कह लीजिए, इस फील्ड में यहाँ पे वर्क होने लगा था। नेविगेशन आप जानते हैं, जहाज रानी जिसको बोलते हैं, आपको शिप बिल्डिंग जिसको बोलते हैं, हम शिप बिल्डिंग का और नेविगेशन का काम, साइंस और टेक्नोलॉजी का काम, विज्ञान और तकनीकी, वहां पे यहाँ पे लोगों को में जो है उसके लिए बहुत इच्छाएं आ रही थी। वो अपने लैंड से निकल के, अपने क्षेत्र से निकल के बाहर के देशों में और बाहर के एरिया में जाना चाह रहे थे। तो लोगों के अंदर भी स्पिरिट थी कि उन लोगों को बाहर निकलना है। इस टाइम पे जो इनके दार्शनिक हुए थे वो इस सोच को और बढ़ावा दे रहे थे। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि जो कैपिटलिस्ट या पूंजीवाद है, तो ये एक ईसाई धर्म में दो मतलब मेन कहते हैं कि सेक्ट होते हैं। एक होते हैं आपके कैथोलिक, ठीक है, और एक होते हैं प्रोटेस्टेंट। तो जो प्रोटेस्टेंट होते हैं, कहा जाता है कि वो देसी भाषा में हम लोग बोले तो जैसे बहुत ही व्यापारी किस्म के जो लोग होते हैं ना, जो पूंजी में विश्वास करते हैं, उस तरीके का इन लोगों का रिलीजियस बिलीफ भी बन रहा था। ठीक, तो पुनर्जागरण और मानववाद ने लोगों को और उकसाया, उन लोगों के अंदर और भावना दी कि वो अपने एरिया से बाहर निकले और बाहर ये जाके चीजें जो है दूसरे देशों की खोज करें और वहां पे अपने व्यापार को बढ़ाएं। तीसरा इसका जो कारण है वो था यूरोप में आर्थिक विकास। देखो, मैंने आपको बताया कि इस टाइम पे साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो रहा है। अगर विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास होगा तो उस जगह की अर्थव्यवस्था अपने आप सही होगी, वहाँ पे कृषि में भी तरक्की होगी और वहाँ पे नई नई और तकनीकें भी आएंगी। तो जब आर्थिक विकास होता है तो चीजों की मांग भी बढ़ती है, और भारत से आने वाली जो चीजें थी वो लोगों के लिए एक कहते हैं ना स्टेटस सिंबल,
यानी कि एक लग्जरी का हिस्सा थी, उनको उसकी जरूरतें थी। तो भारत की चीजों की यूरोप में मांग बहुत ज्यादा थी। तो जो भी ये व्यापारी थे, चाहे वो पुर्तगाली थे, फ्रांसीसी थे, डच थे, क्योंकि यूरोप में मांग बहुत ज्यादा थी भारतीय वस्तुओं की, इसलिए उन्होंने भारत के लिए एक डायरेक्ट सी रूट जो है वो ढूंढने का अपने सोचा और उन्होंने डायरेक्ट सी रूट इसके लिए ढूंढा। अब पुर्तगाल के हम दो कारण समझ सकते हैं। देखो, इंग्लिश में एक हिस्टोरियन है, मैं उनका नाम अभी कलेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, उन्होंने ये बोला था दैट पुर्तगीज हैज कम टू इंडिया विद स्वॉर्ड इन वन हैंड एंड क्रॉस इन अदर। यानी कि पुर्तगालियों के भारत में जो जब आए थे तो उनके एक हाथ में तलवार थी और दूसरे हाथ में क्रॉस, यानी कि जो ईसाई धर्म का चिन्ह है वो था। इसका मतलब ये है पुर्तगालियों का भारत में आने के दो मुख्य कारण थे, एक रिलीजियस या धार्मिक कारण और दूसरा सामरिक कारण और कमर्शियल कारण। ठीक है, सामरिक यानी कि स्ट्रेटेजिक रीजन और कमर्शियल रीजन। अगर आप रिलीजियस रीजन की बात करें, मैंने आप लोगों को बताया है कि ये लोग क्रिश्चियनिटी या इस्लाम धर्म को फैलाना चाहते थे। जो प्रिंस हेनरी है, मैंने कल ये बताया था, प्रिंस हेनरी, और फिर उनको बहुत ज्यादा शौक था कि वो इंडिया के लिए कोई नया रास्ता निकाले। उन्हें नेविगेटर भी कहा जाता है इतिहास में। ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलिस, इसकी मैंने कल बात करी थी, टॉर्डेसिलिस की संधि जो जिसमें 1497 में स्पेन और पुर्तगाल के बीच में ये संधि हो गई थी। यहाँ पे एक जगह है, आई थिंक यहाँ पड़ती है, कैप वर्दे। कैप वर्दे एक द्वीप है, एक आइलैंड है, और उन्होंने बोला था कि कैप वर्दे के जितना भी ये पूरब का हिस्सा है वो सारा पुर्तगाल वहाँ पे उसको ढूंढेगा, और जो पश्चिम का हिस्सा है वहाँ जो भी मिला वो स्पेन का होगा। तो पुर्तगाल के पास रिसोर्सेज, संसाधन भी थे, उनके जो राजा थे वो ये जो है ट्रेड रूट ढूंढना भी चाहते थे। फिर आप एक चीज देखिए, अगर ये पुर्तगाल का एरिया है तो सबसे ज्यादा डायरेक्ट टकराव अरब के साथ इन्हीं के जो मतलब राजा हैं या क्षेत्र के लोग हैं या जो यहाँ पे जो संस्कृति या सभ्यताएं हैं उनके होते थे। तो इनकी सबसे ज्यादा दुश्मनी या टकराव रहता था अरब कंट्रीज के साथ या अरब जो साम्राज्य है इनके साथ। इस वजह से पुर्तगालीज जो हैं वो उनके दो लक्ष्य मैंने बताए। रिलीजियस लक्ष्य उनका ये था, रिलीजियस उनका धार्मिक लक्ष्य ये था कि उन्हें कहीं ना कहीं इस्लाम को मतलब पीछे छोड़ के ईसाई धर्म को फैलाना था दुनिया के दूसरे हिस्सों में। ठीक है, ईसाई धर्म का प्रचार, ओके, स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी। और अगर इसका आप सामरिक या स्ट्रेटेजिक रीजन देखें तो उन्होंने सोचा कि अगर वो लोग डायरेक्ट सी ट्रेड रूट निकाल लेते हैं तो फिर इन एरियाज के ऊपर, यहाँ से जहाँ वो ऊपर है और उसके बाद नीचे वाले एरिया से दोनों तरफ से घेरा जा सकता है और अपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाई जा सकती है, मजबूती बनाई जा सकती है इंडियन ओशन, हिंद महासागर, अगर ये लोग डायरेक्ट सी ट्रेड रूट निकाल लेते हैं। और इससे आर्थिक रूप से भी उनको फायदा मिलना है क्योंकि डायरेक्ट लिंक बना तो ये लोग ट्रेड कर पाएंगे अच्छे से। तो ये इनके मैडम, हम हेड साहब के कमरे से कुर्सी नहीं दे पाएंगे, मैंने आपके उनसे भी मना कर दिया। बच्चे उठने बुलाओ जितनी जगह, हमें प्रॉब्लम है हेड साहब, कल को हमें ये लगेंगे आपने कुर्सी क्यों उठवाई, हम सारे सब उठवा सकते हैं हेड के कमरे से। और मैंने आपके उनसे बेगार जी से भी कह लगे बच्चे खड़े होकर पढ़ लेंगे, वहाँ से नहीं उठाना। पहले कुर्सी उठवाई वो सारी मैंने रखी, कोई नहीं लिख के गया, हमने अपने ऑफिस की सारी दे रखी। बस ये प्रॉब्लम है, बाकी कराया जाओ। मैं तो क्योंकि इसमें बंद हम भी कर सकते थे, इसको हम भी कह सकते थे कि छुट्टी ना हो, हम छुट्टी मार के खोला हमने भी, इसलिए चलिए ठीक है, हम लोग वापस देखते हैं। अब वहाँ से कौन कौन सी भाई जो 5 कुर्सियां हैं बिना वजह की समस्या खड़ी हो गई। ये क्लास के बाद भूपेंद्र सर की भी क्लास होगी, फाइनल क्लास के बाद रखेंगे, 2 मिनट फाइनल के बाद। तो फिर आप दोनों के पॉलिटिक्स करते हैं ये लोग, ठीक है जी। यहाँ तक सबको क्लियर है कि पुर्तगाली ही क्यों पहले भारत में आए थे।
ठीक है, इनको इनके पास संसाधन ज्यादा थे, राजनीतिक कारण भी इन लोगों के पास थे, पॉलिटिकल रीजंस दे हैव एंड देन दे हैव रिसोर्सेज, दे हैव टेक्नोलॉजी, ठीक है, दैट इज द रीजन दैट दे वर द फर्स्ट टू केम टू इट, ओके। इसीलिए ये लोग सबसे पहले भारत में आए थे, क्योंकि इनके पास राजनीतिक जो इनकी व्यवस्था थी उसका भी इन लोगों को सपोर्ट था, इन लोगों के पास विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भी सपोर्ट था, और इनके पास नेविगेशन, जहाज रानी की इनके पास तकनीक भी थी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पुर्तगालियों का भारत में आना हुआ 1497 में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1497 में केप ऑफ गुड होप, बार्थेमिस देवोस, ये सब मैं आपको लिखवा दूंगी, आज सुनिए आप लोग, मुझे पता है लिखने में प्रॉब्लम होगी आप लोगों को। बैथलोमॉस दिवोस नाम का एक व्यक्ति है, उसने केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाया, और फिर वास्को डी गामा, ठीक, वास्को डी गामा 1498 में भारत आए, और भारत में ये कहाँ पे आए? भारत में आएंगे, बताओ, हाँ, कालीकट में। कालीकट उस वक्त का एक बंदरगाह था। अब आप समझिए, अगर बंदरगाह है तो इनकी अर्थव्यवस्था ज्यादातर व्यापार से चलती होगी, इसीलिए जो जेमोरिन यहाँ का राजा था, लोकल राजा था, उसने इनका स्वागत किया, क्योंकि इन्हें लगा कि जैसे सदियों से और व्यापारी आ रहे हैं, वैसे अब हमारे यहाँ पे और व्यापारी आए हैं और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। अब आप लोग को ये समझना पड़ेगा कि जो ये हमारा पूर्वी तट है ना, पश्चिमी तट पे पहले से ट्रेड होता आ रहा था कई सदियों से। यहाँ पे अरब व्यापारी भी थे, यहाँ पे अफ्रीकी भी आते थे, यहाँ आपके चाइना से भी व्यापार होता था और जावा से भी व्यापार होता था। तो मतलब पूरी तरीके से एक सिस्टम सेट होता था, व्यापारी जनरली व्यापार करते थे, और एक अनकहा नीति वो लोग जो है फॉलो किया करते थे कि अपना अपना व्यापार करो और जाओ। लेकिन पुर्तगाली जो है वो बाकी व्यापारियों से अलग थे, क्योंकि उनका जो मेन एम था, उनका जो उद्देश्य था वो ये था कि यहाँ पे जितने भी और व्यापारी हैं, जिसमें से कि खासकर अरब, उनको यहाँ से बाहर निकालो और इस एरिया के व्यापार पर, हमारे पश्चिमी तट के व्यापार पर उनका एकाधिकार हो जाए। वो अपनी दे वांटेड टू हैव अ मोनोपोली ओवर द ट्रेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, स्पेशली वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है। इसके लिए इंडियन ओशन के ऊपर उनकी पकड़ होनी बहुत जरूरी है, और इसी पॉलिसी को कि इंडियन ओशन के ऊपर उनकी पकड़ हो, सबसे पहले ये पॉलिसी की बात करी गई है, जिसको हम बोलते हैं हिस्ट्री में ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है, या कार्टेजियन सिस्टम। ब्लू वाटर पॉलिसी या इसको हिंदी में भी ब्लू वाटर नीति बोलते हैं, मैंने जिसका वर्ड देखा था, ब्लू वाटर नीति या कार्टेजियन सिस्टम या कार्टेजियन नीति, ये थी आपके फ्रांसिस्को अल्मेडा की, जो पहले गवर्नर थे। अभी हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे चीज को। तो इसके तहत इनमें और बाकी व्यापारियों में फर्क था। अब क्या हुआ, वास्को डी गामा आया और भारत से बहुत बड़े बड़े जहाज भर के ले गया, और 10 गुना ज्यादा दाम पे और प्रॉफिट पे उसने उस सामान को पुर्तगाल में और यूरोप के बाकी जगहों पे बेच दिया। उसको देख के बाकी यूरोपियंस का मन किया कि अब वो भी है, तो अगले हमारे यहाँ पर आते हैं पेड्रो अल्वारेज कैब्रल। पेड्रो अल्वारेज कैब्रल जो है ये 1500 में कालीकट आते हैं, और यहाँ पे कालीकट में पहली पुर्तगाली बस्ती या पुर्तगाली फैक्ट्री वो स्टैब्लिश करते हैं। 1501 में वास्को डी गामा फिर आते हैं और वो कन्नौर में अपनी फैक्ट्री जो है उसको स्टैब्लिश करते हैं। लेकिन क्योंकि इनको इनसे ट्रेड से निकालना था, तो ये जो बाकी के व्यापारी हैं उनसे लड़ते रहते थे, उनके जहाज लूट लेते थे, और इस वजह से कि भाई हम लोगों को हमारी फैक्ट्री में सुरक्षा चाहिए, इन्होंने अपनी फैक्ट्रीज की किलेबंदी करनी शुरू कर दी। ठीक, धीरे धीरे किलेबंदी इन्होंने करनी शुरू कर दी, और इस तरीके से धीरे धीरे जो है इस एरिया में जो हमारा ये वेस्टर्न कोस्ट है, पश्चिमी तट है, यहाँ पे पुर्तगाली जो है उनकी पकड़ वो और ज्यादा मजबूत होती है। अब हम इनके गवर्नर्स पढ़ेंगे, और जब हम गवर्नर्स पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि कैसे जो है ये पकड़ मजबूत हुई। ठीक है, सबसे पहले तो जो गवर्नर यहाँ पे थे, ठीक है, जो आए थे, सबसे पहले थे फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। मैंने बताया उनकी पॉलिसी या उनका विजन, कहते हैं विजन जो था उनका, उनकी जो नीति थी उसका नाम है ब्लू वाटर पॉलिसी। सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पेपर के हिसाब से, पेपर के लिहाज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ब्लू वाटर पॉलिसी या कार्तेजे सिस्टम या कार्तेजे नीति,
ठीक है, ये पॉलिसी थी फ्रांसिसो डी अल्मेडा की। और जैसा मैंने आप लोग को बताया कि इंडियन ओशन या हिंद महासागर में पुर्तगालियों की पकड़ मजबूत होनी चाहिए, लेकिन इससे पहले वो इससे लेके कुछ करते, उससे पहले उनका टाइम पीरियड खत्म हो गया। अब इसके बाद जो आते हैं वो आते हैं अल्फांसो दी अल्वरिक, जिसको पुर्तगालियों का असली संस्थापक बोला जाता है। पुर्तगाली जो है उनकी शक्ति के असली संस्थापक और द रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर इन इंडिया, ये बोला जाता है आपके अल्वरिक, ठीक है। इनकी थी पॉलिसी ऑफ इंपीरियलिज्म यानी उपनिवेशवाद की नीति। ये भारत में बसना चाह रहे थे और भारत के अंदर रह के इनके पॉलिटिकल या राजनीतिक चीजों में कहते हैं ना कि घुसपैठ करके भारत में रह के इस पूरे व्यापार के क्षेत्र पे अपना आधिपत्य करना चाहते थे। और यही थे जिन्होंने असल मायनों में जो अल्मेडा की ब्लू वाटर पॉलिसी थी उसको इम्प्लीमेंट किया। कैसे? देखो, कालीकिट का क्षेत्र जो है वो इनके कब्जे में था, वहां पे इनकी फैक्ट्री थी। धीरे धीरे इन्होंने आपके जो ये वाला क्षेत्र है ना, इजिप्ट वाला, यहाँ पे अपनी कुछ बस्ती बसा ली। होमरूस पोस्ट जो है उस पे अपनी बस्ती बसा ली। तो इस तरीके से इंडियन ओशन की जितनी भी सामरिक और स्ट्रेटेजिकल जो लोकेशंस थी वहां पे इन्होंने अपनी पकड़ मजबूत बनाई। जो ये वाला एरिया आप लोग जानते हैं, आज के टाइम पे भी यहाँ पे टिम्बर यानी कि लकड़ी की कमी है क्योंकि पेड़ नहीं है, सूखा एरिया है। तो जो शिप बिल्डिंग के जहाँ पे जहाज बनते हैं उन क्षेत्रों पे भी इन्होंने अपनी मजबूत पकड़ बनाई। और जो जहाज यहाँ से आते थे उनसे ये लोग क्या करते थे, दस्तक वसूलते थे, जिसको मतलब कहते हैं ना कि आने के लिए इन्होंने परमिट सिस्टम शुरू किया। परमिट सिस्टम जो है अल्वरिक ने स्टार्ट किया, ठीक है। परमिट सिस्टम यानी जहाज को आने के लिए परमिट लेना पड़ेगा। दूसरा, पायरेट्स, आपने देखे होंगे पायरेट्स ऑफ कैरिबियन, वो पुर्तगाली है, एक नंबर के चोर थे, मतलब पक्के पैसे भी लेंगे और जहाज भी लूटेंगे। तो बहुत ही उत्पाद मचा रखा था। तो ये लोग लूटते भी थे जहाजों को। परमिट सिस्टम इन्होंने शुरू किया, ठीक है। उसके अलावा जो ये आपके अल्मेडा है उन्होंने गोवा को छीन लिया था, ठीक है। गोवा को एक्वायर कर लिया था बीजापुर के सुल्तान से, सुल्तान ऑफ बीजापुर से, ठीक है। ही एक्वायर्ड गोवा फ्रॉम सुल्तान ऑफ बीजापुर इन 1510, ठीक है। बीजापुर के सुल्तान से इन्होंने गोवा को लिया। और आपके प्राचीन या एंशिएंट इंडिया के बाद मॉडर्न इंडिया के टाइम पे पहली भारत का कोई ऐसी यूनिट, कोई ऐसा लैंड यूनिट या कोई ऐसा क्षेत्र जो यूरोपियों के अंदर आया वो गोवा था, ठीक। पहली कोई कहते हैं ना कि जमीन का पहला वो अंश जिसपे यूरोपियों ने सबसे पहले अपना आधिपत्य स्थापित किया तो वो गोवा था। गोवा इन्होंने ले लिया। और गोवा जो है इस टाइम पे जो हम टाइम पीरियड चल रहा है ना, कि विजयनगर साम्राज्य वाला टाइम पीरियड चल रहा है। तो विजयनगर साम्राज्य बहुत ही मजबूत साम्राज्य था, बहुत ज्यादा व्यापार वहां से हुआ करता था। तो गोवा की जो मतलब कहते हैं ना कि जो पोजीशन थी वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गई, उसकी लोकेशन, उसकी जो मतलब उस बहुत इन लोगों के लिए वो इम्पोर्टेंट हो गई। तीसरा इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने जो मतलब इन्फ्लुएंस के प्रभाव के क्षेत्र थे उस क्षेत्र में सती व्यवस्था को प्रतिबंध कर दिया, ठीक है। सती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। फिर बहुत से पुर्तगाली जो गोवा, कालकिट, कनौर में व्यापारी बन के आए वो इन्हीं क्षेत्रों में बस गए। और अल्वरिक, इसके बाद अल्मेडा के बाद अल्वरिक और आगे जितने भी गवर्नर आए उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि आप यहाँ की जो लोकल औरतें हैं, यहाँ के जो मतलब नेटिव्स हैं उनसे शादी कीजिए। पहली बात तो शादी करेंगे तो क्या होगा, ईसाई धर्म का प्रचार होगा, ईसाई धर्म भी फैलेगा और हम यहाँ पे बसना चाहते थे। तो बहुत सारे पुर्तगाली जो है उन्होंने यहाँ पे जमीनें भी ली, कुछ गांव के जमींदार बन गए, कुछ जो है सिंचाई के इन्होंने काम भी करे और कुछ नई नई चीजें भी करी, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। तीसरा, भारत के अंदर तंबाकू, काजू, ठीक है, तंबाकू, काजू और नारियल की बेहतरीन फसलें, नारियल पहले भी होता था लेकिन नारियल की उत्तम जो उत्तम गुणवत्ता की फसल है उसको इंट्रोड्यूस करना के काम जो है उसका जो श्रेय है वो हम पुर्तगालियों को देते, तो वो पुर्तगालियों के पास है। इसके बाद आते हैं अगले हमारे, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? समझ में आ रहा है? बोरिंग तो नहीं हो रहा? ठीक है। अगले हैं हमारे नीनो दी चूना।
नीनो तो किन्हा जो है उन्होंने अब क्या किया, देखो कालीकट है, देखो एक बस्ती कालीकट में बसाई गई, एक बस्ती कन्नौर में बस गई, कुछ ने बस्ती कोचीन में बसा दी। तो कोचीन से कालीकट हेडक्वार्टर जो शिफ्ट करने का काम है, सॉरी कोचीन से गोवा हेडक्वार्टर जो शिफ्ट करने का काम है, वो काम किया नीनो दे कुन्हा ने, और ये किया गया है 1530 में। ये आपको लिखवा दी जाएगी इन्फॉर्मेशन सारी, ठीक है। 1530 में नीनो दे कुन्हा ने कोचीन से गोवा जो है हेडक्वार्टर शिफ्ट किया, और यहाँ गुजरात में एक शासक थे बहादुर शाह, और यहाँ पे आप समझ लीजिए महाराष्ट्र के थोड़ा सा ऊपर यहाँ एक द्वीप है बसीन, जिसको बोलते हैं बसीन द्वीप, ठीक है। तो जो ये आइलैंड है, ये द्वीप है, बहादुर शाह जो गुजरात के हैं उनसे नीनो दे कुन्हा ने ये बसीन का द्वीप जो है ये छीन लिया। हुआ क्या था, ये हुमायूं वाला वक्त चल रहा था, हुमायूं ने 1536 के आसपास गुजरात के ऊपर अटैक किया था। तो बहादुर शाह जो है वो पुर्तगालियों के पास गए थे कि हम मिलके जो है इसका जवाब देते हैं, लेकिन और इसके बदले में इन्होंने बसीन देने की बात करी। तो अब हुआ क्या कि हुमायूं तो चले गए वापस, तो बहादुर शाह बोला अब मैं क्यों दूं, तो इनके बीच में हुई लड़ाई, और जो बहादुर शाह है उनको पुर्तगालियों ने धोखे से जहाज पे बुलाया और मरवा दिया। ये सब आपकी बुक्स में है चीजें, तो उसको मरवा दिया, और बसीन जो है किस एक तरीके से आप समझिए बसीन को छीन लिया। यानी कि अब जो ये क्षेत्र में थोड़ा बहुत गुजरात के पास, बाकी बाद में गुजरात में आए थे आपके महमूद वगैरह, जो बहुत ही एक मजबूत शासक थे। तो ये पूरी तरह से जो सौराष्ट्र या गुजरात का एरिया उस पे तो अपना प्रभाव नहीं बना पाए, लेकिन यहाँ पे बसीन से लेके कालीकट, कन्नौर, कोचीन, ये वाले क्षेत्र में हर जगह पे पुर्तगाली जो है इनका अब एक तरीके से कह सकते हैं कि इनका प्रभाव था और इनका इन्फ्लुएंस था, ठीक है। इनकी स्ट्रॉन्ग होल्ड थी इस एरिया पे। अब इसके अलावा नीनो दे कुन्हा ने क्या किया कि यहाँ पे तो ये है ही, अब हुगली का क्षेत्र जो बांग्लादेश वेस्ट बंगाल पे आपका हुगली वाला एरिया है, वहां पे जाके इन्होंने पुर्तगालियों को बसाना शुरू कर दिया, ठीक। इसके अलावा जो ये वाला आपका एरिया है ना, उत्तरी ये पूर्वी तट वाला, ईस्टर्न कोस्ट वाला, इसमें भी ये नीना दे कुन्हा का काम नहीं है, लेकिन टाइम टाइम में हुआ है। दो जगह हैं, एक तो है सेंट थोम और एक है नागापट्टनम, नागापट्टनम आंध्र प्रदेश, और सॉरी सेंट थोम को यहाँ बनाना चाहिए, और सेंट थोम है आपका तमिलनाडु वाला एरिया। इन एरिया पे भी इन्होंने अपनी मिलिट्री चेक पोस्ट बनाई, तो यानी कि यहाँ से जो ट्रेड या चीजें हो रही हैं उसका भी फायदा अब पुर्तगालियों को मिले, ऐसा उन्होंने सुनिश्चित। तो ये था आपका पुर्तगाली का प्रभाव क्षेत्र, किस तरीके से वो आगे बढ़े, गुजरात के साथ वो लड़े, हुगली में जाके करे, इनके किस तरीके से सिस्टम आए। अब इसमें बाकी चीजें लिखवाने की हैं, तो ये हम लोगों ने पुर्तगालियों का क्षेत्र देखा। अब अगर हम पुर्तगालियों की रिलीजियस या धार्मिक नीति के बारे में बात करें, तो आप समझते हैं धार्मिक नीति इन लोगों की कैसी होगी, क्या होगा। ईसाई धर्म का प्रचार करना है, तो अपने क्षेत्र में इन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार किया। ये सबसे ज्यादा नफरत किससे करते थे, अरब और मुस्लिम मर्चेंट से, मुस्लिम व्यापारियों से। तो इन्होंने मुस्लिम्स को प्रोसिक्यूट किया, यानी कि उनको दंड देना, उनको मारना या उनका धर्म परिवर्तन करना शुरू किया। शुरू में ये हिंदुओं के साथ इनका अच्छा व्यवहार था, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने हिंदुओं को भी प्रताड़ित करना शुरू किया, ठीक। लेकिन इनके मुगल जो एम्पायर थे, मुगल जो साम्राज्य थे, के शाहजहां के टाइम तक, अकबर, उसके बाद जहांगीर, फिर शाहजहां के टाइम पे इनका पूरा खत्म हो गया मुगल साम्राज्य के साथ जो भी इनके संबंध थे अच्छे। लेकिन अकबर के टाइम पे इनका जो मतलब इम्प्रेशन था वो बहुत अच्छा पड़ा, क्योंकि अकबर ने दो कहते हैं ना चर्च के पादी जेसुइट, उनको बुलाया था अपने यहाँ पे, क्योंकि वो धर्म के आप जानते हैं दीन इलाही की जो है या इबादत खाना में वो अलग अलग धर्म के लोगों को बुलाकर और उनसे बातचीत किया करते थे। तो यहाँ पे उन्होंने बनाया, और अकबर ने एक नया धर्म बनाया, उसका क्या नाम था, सुले-ए-कुल या दीन इलाही, सुले-ए-कुल या दीन
इलाही धर्म भी था, उसको सुलह कुल भी बोलते हैं। पॉलिसी ही तो जो नई इन्होंने पॉलिसी लाई थी अलग अलग इसको फॉलो करने वाला सिर्फ इकलौता बीरबल ही तो था। इसको दीन इलाही भी बोलते हैं, सुलह कुल भी बोलते हैं, ठीक है। दीन इलाही, बाकी वो जो इबादत खाना है, कई हिस्टोरियंस उस इबादत खाने को भी दीन इलाही, और इलाही कैलेंडर वो भी इन्होंने जारी किया, ठीक है, अकबर ने। तो अब ये 3 जो ईसाई मिशनरीज या मिशन जो है वो भेजे गए पुर्तगालियों द्वारा मुगल एम्पायर के कोर्ट में, जिसमें से हमको 2 याद रखने की जरूरत है, तीनों के नाम नहीं, पर जो अकबर के कोर्ट में गए हम उनको ध्यान रखते हैं। ये गए थे 28 फरवरी 1580 को, ठीक है, 28 फरवरी 1580 को फतेहपुर सीकरी में। एक का नाम था रुडोल्फो एक्वाविया और एंटोनियो मोन्सेरेट, ठीक है, एंटोनियो मोन्सेरेट और रुडोल्फो एक्वाविया। ये पुर्तगालियों की तरफ से ईसाई धर्म को, मतलब मुगल, ये इनका विजन था, इनका सपना था कि जो पूरा का पूरा मुगल है वो ईसाई धर्म में परिवर्तित। तो उसके लिए इन्होंने अपने बेहतरीन जो 2 पादरी हैं उनको भेजा, एक है रुडोल्फो एक्वाविया और एक एंटोनियो मोन्सेरेट। 1580 के बाद 1592 और फिर 1595 इनमें भी जो है आप किए गए। तो हमें सिर्फ पहले वाले याद रखने की जरूरत है जो फर्स्ट गए थे, बाकी का नाम याद रखने की जरूरत है, ठीक है। 1595 में लाहौर में गए थे। लाहौर में इन्होंने जहांगीर के टाइम पे एक चर्च भी स्टैब्लिश करा। तो ये इनकी रिलीजियस थी। अब हम पढ़ते हैं कि पुर्तगालियों का पतन कैसे हुआ या क्यों, ठीक। आप लोग बताइए, अच्छा हाथ खड़े करना ना, स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। आप लोगों को क्या लगता है कि पुर्तगालियों के पतन के क्या कारण हो सकते हैं? जिसको है पता वो हाथ उठाए, पता है? आप बताओ, आप तो पिछले साल भी थे, आप ही थे। तो ये विघटन का कारण हो गया। तो मतलब भोग विलासी प्रवृत्ति के तो सभी कुलीन वर्ग के लोग थे। यहाँ पे भी जो राजा महाराजा थे वो भी ऐसी प्रवृत्ति के हुआ करते थे। अंग्रेजों की पहले स्पीकिंग बहुत अच्छी हो गई, जब हम वहाँ से आए थे। अब जब कंपनी की नाम तो पुर्तगाली की गवर्नमेंट कंपनी थी, बल्कि जब हम ब्रिटिश आए थे उनकी प्राइवेट कंपनी थी। तो प्राइवेट कंपनी में हैंडल ऐसा वो फ्रांसीसी का बताइए। हाँ जी, थोड़ा ऊंचा। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि उनकी जो धार्मिक नीति थी उसकी वजह से उनका पतन हुआ, कैसे? चलो कोई ठीक है, हाँ बताइए। हाँ? तो उससे पता थोड़ी ना हुआ, वो तो मुंबई दिया था दहेज में कैटरीन को। अरे भाई, मैंने पुर्तगालियों की इतनी कमी बता दी आप लोगों को कि ये लोग सबको मार काट रहे हैं, अपना एकाधिकार स्थापित करना चाह रहे हैं, तो कभी ना कभी तो टकराव में आएंगे ना, और इनको टक्कर देने वाले भी आएंगे। तो टक्कर देने वाले अब कौन आएंगे? अंग्रेज आएंगे, ठीक है। कारण तो बहुत है, अभी तो बताए नहीं है मैंने। गवर्नमेंट कंपनी थी जो अंग्रेज की प्राइवेट कंपनी थी, इनकी जो वो फ्रांसीसी का है, इसका भी यही है। इसका है, पर इसका इतना बड़ा ये रीजन नहीं है। इनके जो गवर्नर आए थे, इनके गवर्नर बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे। ये प्राइवेट कंपनी, और वो आपको फ्रेंच वाला ध्यान है, वो फ्रेंच में हम उसको रीजन को कोट करते हैं, ठीक है। चलिए, अगर हम पुर्तगालियों के पतन की बात करें या उनके पतन के क्या कारण रहे, तो सबसे पहला कारण था कि मुगलों और पुर्तगालियों के बीच में टकराव या इनके बीच में एक खाई का उत्पन्न होना। और we can say that the rift between Mughals and Portuguese is one of the main reason for the decline of Mughal Empire. And the reason for the rift between them are tremendous.
और आई वुड से मेन, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो भी समस्याएं थी उनके कई कारण थे, जिसमें से सबसे पहला कारण था कि अंग्रेजों का आगमन। जो अंग्रेज हैं वो आए सबसे पहले 1609 में कैप्टन विलियम हॉकिंस, ठीक है, और इनकी शिप का नाम था हेक्टर। एक मैंने कोई वनडे एग्जाम देखा था, उसमें इनकी शिप का नाम पूछ लिया था, इनके जहाज का नाम पूछ लिया था, तो मैंने तो इनकी शिप का नाम था हेक्टर। वो जहांगीर की कोर्ट में आए, जहांगीर के दरबार में आए, और इन्होंने अंग्रेजों के मतलब इनके पास जो है क्वीन विक्टोरिया के या उस टाइम के जो मतलब जेम्स प्रिंस थे वहाँ के, ब्रिटेन एम्पायर थे, उसका इनके पास लेटर था, उन्होंने दिया और बोला कि हम यहाँ पे जो है अपनी बस्ती या अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करना चाहते हैं। तो जो आपके विलियम हॉकिंस हैं, विलियम हॉकिंस यहाँ पर आए और उनके पास ब्रिटेन जो सरकार है उसका फरमान था उनके पास, उन्होंने इनको दिया और उनको फारसी बहुत अच्छी आई, तो इन्होंने पर्शियन में उनसे बात करी और इनको जहांगीर ने ये इंग्लिश हॉकिंस की उपाधि इन्होंने उनको दी, इंग्लिश खान की उपाधि सॉरी इनको दी, और इनको मनसबदारी भी दी, और एक वहाँ पे जो क्या बोलते हैं एक मेरे ख्याल से लड़की थी, उससे इनकी शादी भी कर दी। लेकिन पुर्तगालियों ने फिर भड़का दिया और पैसे दे दिए जहांगीर को, और उनका जो मतलब फैक्ट्री लगाने का सपना था वो पूरा नहीं हो पाया और विलियम हॉकिंस वापस चले गए। इसके बाद 1612 में कैप्टन विलियम बेस्ट वो आए और उन्होंने उनकी दो शिप थी, उनकी एक जहाज थी ड्रैगन, एक का नाम था ड्रैगन और दूसरे का नाम था ओसिएंडर। ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो किसी न किसी वनडे एग्जाम में पूछे गए, इसलिए मैं इनको बोल रही हूँ, अदरवाइज यूपीएससी के उसमें आप इनको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, यूपीएससी कंटेक्स्ट में इग्नोर कर सकते हो, बाकी एग्जाम के कंटेक्स्ट में नहीं, जो आप यूपीपीसीसी या दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो ड्रैगन और ओसिएंडर ये दो जहाज लेके कैप्टन बेस्ट जो वो इंडिया में आए और इन्होंने पुर्तगालियों से इन्होंने लड़ाई करी और पुर्तगालियों को हरा दिया। इससे जो जहांगीर है वो बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ और उन्होंने सूरत में इनको फैक्ट्री जो स्टैब्लिश करने की, फैक्ट्री अपनी बनाने की परमिशन दी। तो एक तो ये कारण था कि अब अंग्रेज आ गए हैं, कंपटीशन बढ़ गया है, कहाँ फैक्ट्री लगाई, क्या किया, ये जब हम लोग इंग्लिश करेंगे ना तब उस टाइम पे डिस्कस करेंगे और इसको भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगला चीज क्या था कि ये लोग कतई चोर थे। इन लोगों की जो चोर और लूटपाट के जो कारण थे ना, इन लोगों ने मतलब कि हद तक कर दी कि जब इन्होंने मुगलों के जहाज को ही लूट लिया, मतलब जहांगीर के वक्त में मुगल साम्राज्य के जो जहाज जा रहे थे विदेश में, इन्होंने गलती से उन पे डाका डाल दिया। तो मुगलों ने, जहांगीर ने मुकराब खान को भेजा कि जाओ और जाके इनको पीटो और फिर इनको बताओ कि भाई अभी हम बैठे, और ऐसा ही हुआ। तो उस वजह से जहांगीर के टाइम पे भी एक कहते हैं ना एक खटास जो होती है, एक कहते हैं जो ड्रिफ्ट है, मतलब मैंने आपको बहुत फनी तरीके से बताया, बट दिस इज वन ऑफ द रीजन कि इनके जो पायरेसी, इनकी जो चोरी करने की जो लोगों की मतलब कहते हो आदत थी ना, उसकी वजह से मुगलों के बीच में और इनके बीच में, क्योंकि ये लोग ऑब्वियसली लॉ को ये मान नहीं रहे थे, कानून को कुछ समझ नहीं रहे थे, इस वजह से इनके बीच में प्रॉब्लम होनी शुरू हुई और पूरी तरीके से मुगल जो सल्तनत है उसके साथ इनके संबंध बिगड़े शाहजहां के कारण। क्या था कि हुगली के क्षेत्र में मैंने आपको बताया कि ये जाके बस गए थे, तो वहां पे नमक जो था उसके ऊपर इन्होंने अपना एकाधिकार कर दिया था, या फिर जो ट्रेड मोनोपोली है सॉल्ट के ऊपर वो पूरी तरीके से इन्होंने अपनी बना ली थी। वहां पे आने वाले ये लोग जहाज को भी बेचते थे और ये लोग यहाँ से लड़कियों का भी व्यापार किया करते थे, ठीक है, स्लेव जो है उनको बेचा करते थे। तो ऐसा कहा जाता है जिस वजह से लोग बहुत ज्यादा परेशान होते थे। इस कारण से शाहजहां जो है उन्होंने क्योंकि ये लोग यहाँ से कर लेते थे, चुंगी लिया करते थे और अवैध तरीके से व्यापार करते थे, ना ही जो भी मतलब जिस तरीके से इन्हें देना चाहिए था, जो इनको मतलब होता है ना हर किसी को परमिट देने के लिए कुछ चुंगी कर देने चाहिए थे, ये लोग उस चीज को फॉलो नहीं कर रहे थे। तो शाहजहां जो है उन्होंने हुगली को वापस, हुगली से इनको खदेड़ा और पुर्तगालियों को यहाँ से भगा दिया। तो एक तो कारण ये था कि मुगलों और पुर्तगालियों के बीच में समस्याएं आ गई थी, इनके बीच में बहुत दूरी आ गई थी, जो कि मतलब पूरी तरीके से शाहजहां के टाइम पे इनका ऊपर जितना फेवर था वो खत्म हो गया। दूसरा कारण था, मैंने आपको बताया कि गोवा बहुत शक्तिशाली था। क्यों शक्तिशाली था? क्योंकि विजयनगर साम्राज्य था,
धीरे धीरे विजयनगर साम्राज्य का कृष्णदेव राय के बाद आप जानते हैं राक्षसी तांगड़ी का युद्ध हुआ और विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। तो जो गोवा की अहमियत थी वो अहमियत भी अब थोड़ी कम हो गई। अब यहाँ से उतना व्यापार नहीं हो रहा था और व्यापार के केंद्र आ रहे थे। दूसरी बात ये थी कि अब एक और स्ट्रॉन्ग साम्राज्य यहाँ पे आ रहा था, स्टैब्लिश हो रहा था धीरे धीरे, और वो थे मराठा। मराठा जो पुर्तगालियों से सीधा टक्कर लेते थे। बसीन और दमन और दीव का क्षेत्र जो कि पुर्तगालियों के हिस्से में था वो पुर्तगालियों से छीन लिया था मराठाओं ने, ठीक। तो इनको डायरेक्ट टक्कर देने के लिए यहाँ पे मराठा थे, प्लस जो इनके इंडियन ओशन में, जैसे जो ये वाला क्षेत्र है इनका होमरूस का एरिया है और ये इजिप्ट का क्षेत्र है, यहाँ पे भी अब नई स्ट्रॉन्ग एम्पायर या नए स्ट्रॉन्ग जो है ताकतवर साम्राज्य वो उभरने लगे थे जिन्होंने पुर्तगालियों को खदेड़ दिया था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो हिंद महासागर है या इंडियन ओशन है उससे इनकी पकड़ कमजोर होगी, और एक बार इंडियन ओशन से या हिंद महासागर से इनकी पकड़ कमजोर होगी तो इनका व्यापार कमजोर हो गया, और ये इनका पतन का एक मुख्य कारण था। अब इनकी जो रिलीजियस पॉलिसी, जैसा आप में से किसी ने कहा, इनकी जो धार्मिक नीति थी वो भी लोगों को गवारा नहीं थी और ना ही वो राजाओं को गवारा थी कि आप अपने धर्म में परिवर्तन कर रहे थे। इसकी वजह से बहुत ज्यादा जो आसपास के लोकल किंग्स भी थे, जो लोकल राजा थे, वो इनके अगेंस्ट हुए। नेक्स्ट इसमें जो कारण था कि ब्राजील जो है, यहाँ पे आपका लैटिन अमेरिका का एरिया है, ब्राजील, उसकी खोज हो गई थी और पुर्तगालियों का ध्यान जो है अब इंडिया से हटके वो ब्राजील की तरफ चला गया था। तो ज्यादा व्यापारी अब ब्राजील में जाने लगे, और जो इंडिया के लिए जो ये रास्ता है जिससे पुर्तगाली आए थे उसकी नॉलेज अब धीरे धीरे हर जगह फैली। तो अलग अलग और व्यापारी शक्तियां यूरोप से भारत की तरफ आ रही थी, जैसे हम लोगों ने देखा डेन्स आ रहे हैं और अंग्रेज आ रहे हैं। तो ये पुर्तगालियों के विघटन के कारण थे। बाकी आप सब लोग जानते हैं सबसे पहले आने वाले पुर्तगाली थे और सबसे लास्ट में जाने वाले भी पुर्तगाली थे, ठीक है। 1961-62 के टाइम पे गोवा दमन दीव वाला जो एरिया है वो इनसे छुड़ाया गया। अब अगर पुर्तगालियों की सिग्निफिकेंस देखें हम लोग, ठीक है, इन्होंने, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, तो सबसे पहले जो ये क्षेत्र है भारत का, भारत के व्यापार को, अगर भारत को भी यूरोप में चीजें भेजनी है और वो अरब के थ्रू भेज रहे हैं, ठीक है, अरब मर्चेंट्स के थ्रू भेज रहे हैं, कहीं ना कहीं भारत के व्यापारियों को भी नुकसान हो रहा है। तो भारत के लिए अफ्रीका में, अमेरिका में और कई नए जगहों पे अगर बाजार खोलने का श्रेय किसी को जाता है, नए भारत के उत्पाद को बहुत दूर दूर तक पहुंचाने का श्रेय किसको जाता है, तो वो पुर्तगालियों को जाता है। उन्होंने अपने प्रॉफिट के लिए भारत के सामान, भारत की वस्तुओं को कोने कोने तक पहुंचाया, ठीक है, दुनिया में जहां जहां उनकी शॉप हुई थी। तो एक इन लोगों का जो है ये कंट्रीब्यूशन था। दूसरा कंट्रीब्यूशन, सबसे पहले जो प्रिंटिंग प्रेस है वो गोवा में आई और आपकी आई है 1556 में। तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस करने वाले पुर्तगाली थे। इसके अलावा मैंने आपको बताया टोबैको, तंबाकू, ठीक है, पोटैटो, आलू, और इसके अलावा पाइनएप्पल और कॉर्न, मतलब कि अनानास, और कॉर्न, मक्का, मक्का नहीं, कॉर्न, इसकी फसल जो है ये भी भारत में लाने वाले पुर्तगाली। इसके अलावा इन्होंने एक नई किस्म की, मतलब अगर आर्ट एंड कल्चर में पोर्तुगीज का रोल देखें तो हम पढ़ेंगे, वैसे ही आर्ट एंड कल्चर का भी पार्ट है, गॉथिक आर्ट। भारत में गॉथिक कला की शुरुआत करने वाले या इसको इंट्रोड्यूस करने वाले पुर्तगाली थे। मतलब ये ना घर बनाने का जो बंगलो सिस्टम के घर हम देखते हैं ना, बंगलो बोलते हैं कि बंगलो बने हैं, जिस तरीके का उनका घर का पैटर्न होता है, उसको इंट्रोड्यूस करने वाले, इंडिया में उसको स्टार्ट करने वाले हमारे पुर्तगाली थे। So this is all about पुर्तगाली हो गया है, इनका इम्पोर्टेंस हो गया है, कैसे इनका, इनकी क्या क्या नीतियाँ थी वो हो गई हैं, और आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, समझ में आया? क्लियर? तो अगर लिखना पॉसिबल है, किसके लिए पॉसिबल नहीं है, कितने बच्चे, तो फिर हम लोग लिख लेते हैं, खड़े होकर लिख सकते हो, क्योंकि फिर ये है ना कि अगली क्लास में फिर मुझे ये सब रिपीट करना पड़ेगा। अभी कम से कम मैं आपको लिख
छुपा दूंगी तो आप लोगों को ध्यान तो रहेगी चीज में। ठीक है, कोशिश कीजिए। कितने लोगों को लिखने में प्रॉब्लम है? रेज योर हैंड। लिख लोगे? चलो ठीक है, 10-15 मिनट का है। अगर मैंने इसको आपको आगे दूसरा टॉपिक शुरू किया तो वो कंप्लीट नहीं होगा, और ना ही अब क्योंकि हम लोग को अंग्रेजों के बारे में करना है, डच के बारे में करना है, वो हम बिना बोर्ड के और बिना चीज़ों के नहीं कर पाएंगे, और ये भी भूल जाओगे। चलिए, तो सबसे पहले आप लिखिए यूरोपियों के आगमन के कारण causes of arrival of Europeans. इसमें पहला कारण लिखिए डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर। रोमन साम्राज्य का पतन दूसरा लिखिए जब रोमन एम्पायर डिक्लाइन हुआ था ना, तो सबसे पहले इटली वाला और जो ये वाला एरिया था, ये ऊपर वाला जो था ना, वो डिक्लाइन हुआ था पूर्वी। ऑटोमन साम्राज्य तो बाद में आया था, बाद में आया था। जो तुर्की वाला एरिया है ना, वहाँ पे ऑटोमन साम्राज्य, ठीक है, वो आपका, हाँ, ये पूर्वी वाला जो क्षेत्र है वो था। और ऑटोमन एम्पायर, कॉन्स्टेंटिनोपल, ये बाद में कॉम्बिनेशन ऑफ अरब इन इंडियन ट्रेड। डोमिनेशन ऑफ अरब इन इंडियन ट्रेड। देखो, मेरे जो नोट्स रहेंगे वो इस तरीके से बुलेट पॉइंट के ही रहेंगे, बहुत क्रिस्प रहेंगे, ताकि आप लोगों के लिए रीडिंग में और उसमें आसानी रहे। ठीक है, पूरा क्योंकि मेरे लिए पूरा सब कुछ समझाना और उसके बाद वर्ड बाय वर्ड हर एक चीज को हिंदी और इंग्लिश में बोलना, तो हमारा सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा। इसलिए नोट्स हम लोग बुलेट पॉइंट पे रखेंगे, लेकिन समझाने के स्तर पे जितना डिटेल तरीके से हम समझ सके उतना उसको समझ सकते हैं। आप लोग मॉडर्न इंडिया के लिए कौन सी बुक कर रहे हो? स्पेक्ट्रम, ठीक है। स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्र आप चाहो तो दोनों कर सकते हो, नहीं तो आप एक कर सकते हो। बाकी जनरली स्पेक्ट्रम और बिपिन चंद्र में एक चीज है, बिपिन चंद्र में बताई चीजें बहुत अच्छी तरीके से गई है, एक स्टोरी के फॉर्म में, समझ में आसानी से आ जाती है। और स्पेक्ट्रम में, बिपिन चंद्र में जो जैसे आपकी एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और ये वाली व्यवस्था, ये आपके स्पेक्ट्रम में मिसिंग है, ये आपके स्पेक्ट्रम में मिसिंग है। ये वाली जो व्यवस्था है, जो प्रणाली है, वो चीज आपके बिपिन चंद्र में अच्छे से दे रखी है, ठीक है। लेकिन फिर भी कई चीजें हैं, अगर आपके प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, प्रिलिम्स पर्सपेक्टिव में दी जाए, तो जो बिपिन चंद्र में स्पेक्ट्रम में और अच्छी दे रखी है। तो आप लोग चाहे तो दोनों को देख सकते हैं, और नहीं तो कोई भी एक जो है उसको कर सकते हैं। बाकी जो चीजें हैं आपके क्लास नोट्स में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो इनसे अलग है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमको और कवर करनी है इसके कोई भी एक कर लीजिए जो आपको आसान लगे दोनों में से।
ज़्यादा चीज़ें कवर है। विपिन चंद्र भी आप कर सकते हैं, नो इशू। चलिए गो फॉर स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम आप कर लीजिए। जो चीज़ें स्पेक्ट्रम में या विपिन चंद्र में मिसिंग रहेगी, अपने हिसाब से मैं कहूँगी कि आप स्पेक्ट्रम कर लीजिए। जो स्पेक्ट्रम में मिसिंग रहेगा या मान लीजिए विपिन चंद्र में भी मिसिंग रहेगा, फिर अब आप अभिनय में तो आ ही रहे हैं और मॉडर्न इंडिया में आपको पढ़ा ही रही हूँ, तो ऐसा तो है नहीं कि कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो कुछ भी मिस नहीं होगा। और जैसे कुछ सिलेबस आपका आगे बढ़ता है, मैं आप लोगों से कहूँगी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें, ठीक, और पहले पढ़ लेना। पता चले बिना पढ़े देखे और कोई डरा गया और बोला नहीं हम नहीं पढ़ रहे हैं ना, तो फिर तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप लोग पहले ये पढ़िए और उसके बाद बुक्स देखिए, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए और साथ साथ बस करते चलिए, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको ये टॉपिक कराया है, गाइस बातें क्यों हो रही है? कुछ मैं जो बता रही हूँ उससे इम्पोर्टेंट है क्या? नहीं होगा ना, अभी के लिए तो नहीं होगा, होगा भी तो बाहर बात करना, मेरे लिए तो ये बात इम्पोर्टेंट है। देखिए जो जो आपको टॉपिक क्लास में कराए जा रहे हैं, आप वो लोग टॉपिक साथ साथ कोशिश कीजिए कि आप पढ़ते रहें, अपनी रेफरेंस बुक ले लीजिए और साथ में उन टॉपिक्स को पढ़ते रहिए, क्योंकि उसका एक फायदा रहेगा। आप यहाँ पे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, थोड़ा बहुत बुलेट पॉइंट्स में या कैसे भी करके, जैसे भी हमारे नोट्स आपको मिलते हैं वो आप कर लेंगे। उसके बाद आप उसको बुक से अगर एक बार देख लेंगे तो वो चीज़ आपको याद रहेगी, क्योंकि आपको उसके पीछे की पूरी स्टोरी पता है। अगर आप डायरेक्टली बुक से पढ़ते हैं, देखिए यही फर्क रहता है गाइडेंस में और डायरेक्टली पढ़ने में। आप मे भी डायरेक्टली पढ़े तो आप चीज़ों का सार उस तरीके से नहीं समझ सकते। जैसे कि हमने जो ये मैप बना के चीज़ें समझी यहाँ पे, ये आपके बुक में गिवन नहीं है। बुक में इनके नाम जरूर दिए हुए हैं, लेकिन आपके बुक में कोई मैपिंग नहीं दी हुई। वहाँ पे अगर आप रोमन, कॉन्स्टेंटिनोपल, हॉर्मूज और ये सब पढ़ेंगे तो शायद आपके दिमाग में आप लोकेट ही ना कर पाएंगे, ठीक है। तो आप साथ साथ बुक पढ़ते रहिए, मतलब पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई से कोई ऐसा नहीं है कि कोई वो कहते ना बेईमानी मत करिए। ये ऐसा मत समझिए कि पहला साल है करके ना, मतलब पहला साल करके कब 5-6 साल हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। चलिए, तो डोमिनेशन ऑफ अरब इन इंडियन ट्रेड या भारत के व्यापार पर अरबियों का आधिपत्य। इसके आगे आप लोग, हम लोग ऐसे लाते हैं डैश करके, वो डालिए और लिखिए। 2-3 पॉइंट मैं इसमें आपको बताती हूँ। पहला पॉइंट है फॉल ऑफ, पहले इंग्लिश वाले लिख लीजिए, फॉल ऑफ Constantinople, fall of Constantinople to Ottoman Turk. कॉन्स्टेंटिनोपल का फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल टू ऑटोमन तुर्क। कॉन्स्टेंटिनोपल का तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य में शामिल होना। इसके अंदर के बुलेट पॉइंट है, मैंने आपको सभी एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। अगला ये एक जगह का नाम है, मैंने बताया तो था, तुर्की वाला एरिया। मैं चेक कर लूँ, मुझे लगा जगह का नाम है तो शायद मैंने जगह का तो मुझे पता है नाम, पर मुझे नहीं पता था कि हिंदी में इसका नाम कस्तूरबा है।
कस्तूर दुनिया तो आप लोग को अगर पता है तो कस्तूर दुनिया लिख लीजिए, ठीक है, कस्तूर दुनिया लिख लीजिए। अगला लिखिए, लाल सागर पर अरब शासकों का एकाधिकार। Red Sea has become state monopoly. Red Sea has become state monopoly of Arab/Islamic rulers. Arab/Islamic rulers. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, यूरोप का बढ़ता आर्थिक विकास जिसने यूरोप में भारतीय वस्तुओं की मांग को और भी बढ़ावा दिया। Increased economic development of Europe. Increased economic development of Europe which in turn causes increase in demand of luxurious goods from India. क्या बोला था मैंने? Increased economic development of Europe, which in turn increased the demand of luxurious Indian goods from India. हाँ? From India. अब पुर्तगाली आप लोग हेडिंग डालिए, ठीक है? सिर्फ फैक्ट हम लोग लिखने वाले हैं। पहले तारीख लिखिए मई 1498, मई 1498। वास्को डी गामा गुजराती पायलट अब्दुल मजीद के साथ, देखो फैक्ट्स लिख रहे हैं इसलिए छोटी छोटी इंफॉर्मेशन इसमें रहेगी। वास्को डी गामा गुजराती पायलट अब्दुल मजीद के साथ कालीकट पहुंचा, जहां कालीकट के राजा जैमुरिन ने उसका स्वागत किया। कालीकट के राजा जैमुरिन
ने उसका स्वागत किया। अब इंग्लिश वाले लिख लीजिए इस फैक्ट को, पहले डेट डाल दीजिए मई 1498। वास्को डिगामा led by Gujarati pilot Vasco da Gama led by Gujarati pilot Abdul Majid Vasco da Gama led by Gujarati pilot Abdul Majid। गर्ल्स बातें नहीं, पीछे सामने से बिल्कुल दिख रहे हो, बैठे होते तो पता भी नहीं चलता, और खड़े होके तो नहीं करनी चाहिए ना बात। चलिए कोई नहीं, बात मत कीजिए, लिख लीजिए। वास्को डी गामा led by Gujarati pilot Abdul Majid entered India at Calicut and was welcomed by ruler of Calicut, Zamorin। सेकेंड पॉइंट लिखिए 1500 लिख लीजिए सिंपल, और उसके आगे लिखिए 1500 के आगे स्लैश करके पेड्रो अल्वारेज। पेड्रो नाम है, ये इसमें हिंदी इंग्लिश नहीं हो सकता, ये तो नाम है। पेड्रो अल्वारेज केब्रल। भाई हिंदी वाले स्पेलिंग जो है चेक कर लेना। पेड्रो अल्वारेज केब्रल या पेड्रो अल्वारेज केब्रल। नाम तो याद रहेगा, ये एक नाम। पेड्रो अल्वारेज भाई नाम के साथ ऐसे मजाक नहीं करते। पेड्रो अल्वारेज केब्रल ये लिखा था। यार अब एक बात बताओ, अब मैं नाम पेड्रो अल्वारेज केब्रल 1500 के आगे लिख रहे हो ना, पेड्रो अल्वारेज केब्रल ने कालीकट में पुर्तगाली बस्ती के ब्रैकेट में लिख लो पहली, फर्स्ट, ठीक है, या फिर ये हो जाए पहली पुर्तगाली बस्ती कालीकट में लगाई या बसाई। बस्ती लिख लो, फैक्ट्री लिख लो, जो भी आप लोग। और क्या शुरू से नहीं आ रही क्या, या अभी नहीं आ रही? फिर से रिपीट करूं क्या? 1500 से रिपीट करूं ना, शुरू से मत बोलना। चलो 1500 लिख के, ठीक है। पेड्रो अल्वारेज केब्रल ने पहली पुर्तगाली बस्ती को कालीकट में बसाया। कुछ अलग भी लिख लिया होगा तो बात वही है, ठीक है। इंग्लिश में लिखिए 1500 डालिए, 1500 में पेड्रो अल्वारेज केब्रल established a factory at Calicut, इससे ऊंचा नहीं बोल पाऊंगी मैं। In 1500 मतलब वही जो शुरू में लिख दिया है। पेड्रो अल्वारेज केब्रल established a factory at Calicut,
या एस्टैब्लिश फर्स्ट पुर्तगीज फैक्ट्री एट कालीकट। ठीक है, हो गया। चलिए, इसके अलावा आप लोग लिख लीजिए ट्रेड पुर्तगालियों के व्यापारिक केंद्र। इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। ठीक है, पुर्तगालियों के व्यापारिक केंद्र या पुर्तगाली व्यापारिक केंद्र, और इंग्लिश में लिखिए पोर्तुगीज ट्रेडिंग सेंटर। मंगलोर और मैंगलोर इंग्लिश में, ये इंग्लिश हिंदी में सब लिखेंगे क्योंकि ये नाम है। ठीक है, कैनॉट, कैनॉट, कोचीन, हम दूसरा वाला दोबारा रिपीट करेंगे। मंगलोर, कनौर या कैनौर, इंग्लिश में कैनौर बोलेंगे, हिंदी में आई थिंक कनौर इसका प्रोनाउंसिएशन होगा। कनौर, कन्नौज नहीं है, कैनौर, कन्नौर, कोचीन, कोचीन और कालीकट। नेक्स्ट लिखिए इनकी मिलिट्री पोस्ट या सैन्य बस्ती। इसमें दो नाम आएंगे, सेंट थोम, सेंट थोम। देखो कुछ बुक्स में आपको नाम मिलेगा ये सेंट थोम, कुछ में है सेंट थोम। ठीक है, चीज एक ही है, सेंट थोम। हिंदी में भी यही लिखोगे आप इसको, सेंट थोम। ब्रैकेट में लिखिए चेन्नई, मतलब सेंट थॉम आज का जो चेन्नई वाला एरिया है वो। दूसरा लिखिए नागपट्टनम, मैंने बताया था आपको इन दोनों के बारे में। नागपट्टनम आंध्र प्रदेश। अब आप एक फैक्ट और लिखिए। ठीक, देखो पहली पुर्तगाली जो बस्ती है, जो फैक्ट्री है, वो हमने कहाँ बताई? कालीकट। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन आए पहला पुर्तगाली किला या किलेबंदी किसी की या पहला पुर्तगाली फर्स्ट पुर्तगीज फोर्ट या किला, तो वो जो है वो है आपका कोचीन। ठीक है, कोचीन में पहला पुर्तगाली किला और फर्स्ट पुर्तगीज फोर्ट वो है आपका कोचीन में, जो बना था 1503 में। ठीक है, फैक्ट्री 1500 में लग गई थी, केरल ने लगा दी थी। 1503 में जो है किलेबंदी हो गई थी, किला बना था और वो बनाया गया था आपका कोचीन में। आप बच गए हैं इनके गवर्नर और थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हम लोग देख लेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसमें क्योंकि लिखवाने वाला ज्यादा था, समझाने वाली चीज कम थी, वो हम लोग कल करते हैं। आप लोग की क्लास के टाइम सर भी आ गए। किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है किसी की? समझ में आया सबको? पहले आया, अब क्या है ना, अब क्रोनोलॉजी पहले मार्केट लगी बनाओ या पहली बस्ती यूपीएससी में तो ये भी नहीं, ये तो यूपीएससी कहते हैं ना, ब्लॉग पेपर बनाओ बीसीएससी से भी करवा देंगे, पता है वरना ये फैक्ट जो है ये यूपीएससी के लिए नहीं। आपको मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, यूपीएससी में जितना मैं आपको समझा रही हूँ वो बहुत जरूरी है। जॉब मिल रही है या फिर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो आप 2-3 महीने के बाद मिल जाती है। करते रहो, शुरुआत है बहुत बुरे